Good morning, dear student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम. माई सेल्फ अंजनी कुमार प्रजापति. आज हम लोग मैग्नेट यूनिट से पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ. और इसमें फर्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट साइज. बेटा, इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि ये हेडिंग कहना क्या चाह रहा है. तो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. बायो-सावर्ट लॉ बेटा हम लोग देख चुके हैं. बायो-सावर्ट लॉ जो है वो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से. तो उसका जो फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये फार्मूला होता है. तो यहां से बेटा ये बायो-सावर्ट लॉ का यहां पर आपको एप्लीकेशन कैलकुलेट करना है. बायो-सावर्ट लॉ बेसिकली क्या फाइंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट. किसी सर्टेन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये फाइंड आउट करता है. और आपको ये भी एक बात पता रहे बेटा कि बायो-सावर्ट का लॉ एक करंट एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है किसी सर्टेन पॉइंट पर. और जब भी आपको होल बॉडी, होल वायर या सर्किट की वजह से कैलकुलेट करना है तो आपको इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ता है. हमारी जो यहाँ पर हेडिंग है वो एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ है. इसी बायो-सावर्ट लॉ पर हम एक एप्लीकेशन करने चल रहे हैं और वो एप्लीकेशन यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट साइज. यहां पर बेटा आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है. एक ऐसा कंडक्टर जिसका बेटा देखने में लीनियरली हो, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल सीधा हो, और एक ऐसा वायर हो कि जिसके हर एक पॉइंट पर उसका डायमीटर बिल्कुल सेम हो. ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पर उसका डायमीटर कुछ हो और किसी पॉइंट पर कुछ हो. ऐसा वायर ना हो. जैसे यहां पर एक वायर हमने बनाया ये, तो ऐसा वायर ना हो. एक ऐसा वायर हो बेटा कि जिसके हर एक पॉइंट पर उसका डायमीटर सेम हो. तो ऐसे वायर को हम बोलेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है. जिस किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हो सके, वो इलेक्ट्रीफाइड हो, वो कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसी को बोला जाता है कंडक्टर. यानी कंडक्टर का सेंस यहां पर ऐसे मेटल से लिया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें अच्छे से मोशन में आ सकें. तो वहां पर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिफरेंस में उसे कंडक्टर बोलेंगे. तो एक ऐसा कंडक्टर लिए, एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर लिए जिसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो अच्छे से करंट को कैरी कर सके या इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सके. तो और यहां पर हेडिंग में दूसरी चीज क्या है? फाइनाइट साइज. फाइनाइट साइज का क्या होता है बेटा कि हम यहां पर क्या करें कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का ले सकते हैं. लेकिन हमें किसी जो कह सकते हैं जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो फाइनाइट होता है, और जिसको हम मेजर ना कर सकें वो इनफाइनाइट होता है. एक ऐसा वायर लें जो बेटा 10-5 किलोमीटर ऐसे जो कुछ भी 1-2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मीटर है, तो उस जिस किसी को भी मेजर कर सके वो फाइनाइट लेंथ है, और जिसे मेजर ना कर सके वो इनफाइनाइट लेंथ है. तो हमने एक आपको यहां पर इस हेडिंग का व्यू दिया. अब हम इस हेडिंग में प्रूव करते हैं कि फाइनाइट वायर की वजह से उस वायर के आसपास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. यहां पर बेटा हमने एक फाइनाइट वायर लिया जो एक्स वाई है. वी कैन टेक अ फाइनाइट वायर एक्स एंड वाई. फाइनाइट वायर लिया है और ये एक कंडक्टर है, तो इसकी एक इंटरनल कह सकते हैं अजम्पशन हो जाएगा कि इसके हर एक पॉइंट पर इसका डायमीटर सेम होगा, और ये पूरा वायर एक ही मेटल या एक ही एलिमेंट से मिलकर बना होगा. दूसरी चीज क्या है बेटा इसमें कि सपोज कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है और एक्स टू वाई डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है. सपोज कर लेते हैं कि इस वायर से राइट हैंड साइड में
स्मॉल ए डिस्टेंस क्यू पॉइंट से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, विच दोज पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फाइंड। मैं उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करूंगा, और इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो हम बेटा अगर बेसिकली देखें तो इस पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर डायरेक्टली हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ ये बोलता है कि बायो-सेवर्ट लॉ ओनली वैलिड फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सेक्शन, स्मॉल एलिमेंट के लिए ही वैलिड है। और यहां पर ये पूरा वायर है, पूरे वायर की वजह से पी पर हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा कि इस वायर को इन्फिनिटी स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी स्मॉल इक्वल पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस वायर को इन्फिनिटी स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मेनी पीसेस, कितने पीस होने चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो बेटा इन्फिनिटी स्मॉल पीस में डिवाइड करने के लिए या हमने इस वायर का एक छोटा एलिमेंट सेक्शन लिया है, करंट एलिमेंट सेक्शन लिया है जिसकी लेंथ डेल एल है, जो इसके मिड पॉइंट क्यू से एल स्मॉल एल डिस्टेंस पर है। तो इस डेल एल की साइज क्या होनी चाहिए इसके बारे में देखें। किसी वायर को आपको जो एलिमेंट लेना है वो इतना छोटा एलिमेंट लेना है बेटा, इतना छोटा एलिमेंट लेना है कि वायर के हर एक पॉइंट पर जब तक यहां पर लीनियर करंट डेंसिटी सेम ना हो जाए या लीनियर डेंसिटी सेम ना हो जाए। तो यहां पर आपको एक अदर वर्ड में बता दें कि जैसे इस वायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो यहां पर ये एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट हो गया। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्कोप से इस पे नंबर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन को मेजर किया, तो पता चला इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पर कम, या इस पर कम, इस पर ज्यादा, यानी कि डेंसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन की चेंज है। अब हमें इस वायर को इतने छोटे पीस में डिवाइड करना है कि हर एक पॉइंट, हर एक सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम हो। फिर हमने इसको 2-3 पार्टों में डिवाइड किया और फिर देखा कि हर एक सेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम है। अगर अभी भी हर एक सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम नहीं हो रही है तो फिर हमें इसे और स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा बेसिकली अगर हम देखें तो इस वायर को इतने स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ जाता है, लाइक एज द मॉलिक्यूल्स लेवल या माइक्रो लेवल पर। तो माइक्रो लेवल पर डिवाइड करना पड़ जाता है। उस माइक्रो लेवल का जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, जहां पर ये हम जिसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने कैलकुलेट करने चल रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जितना इस डेल एल लेंथ में है उतना यहां भी डेल एल लेंथ में होगा, यहां भी डेल एल लेंथ में होगा, यहां भी डेल एल लेंथ में होगा। हर एक पॉइंट पर डेल एल लेंथ में उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऐसा स्मॉल पीस करंट एलिमेंट कि इसी का वो पार्ट हो और हर एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम हो, तो ऐसे करंट एलिमेंट की वजह से हमें पी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड टू अप्लाइंग द बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। और बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके जब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, तो आप सोचो कि हर एक डीएल हमने इतना इसको छोटा छोटा कर दिया है कि इतने लेंथ के हर एक सेक्शन के लिए डेंसिटी सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पूरे लेंथ को हम इंटीग्रेट कर दें तो टोटल लेंथ की वजह से पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि इस डीएल की वजह से बेटा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसे हम कैलकुलेट कर लें। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली उसी के लिए वैलिड है जो स्मॉल करंट एलिमेंट हो। तो हम यहां पर देखें बेटा, ये हमारा वो है स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस पर हमने एक स्मॉल पीस लिया डेल एल जिसकी लेंथ है, और जो इस वायर के क्यू पॉइंट से एल लेंथ डिस्टेंस पर है। इस वायर से बिल्कुल परपेंडिकुलर स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा। अब करना क्या है बेटा कि ये देखना है कि ये वाला जो एंड है इस वायर का, ये फाइनाइट साइज का है बेटा। तो फाइनाइट साइज का है तो इसका मतलब क्या है कि वायर का एंड भी होगा।
तो अगर ये इनफाइनाइट का होता तो क्या होता बेटा, ऐसे इनफाइनाइट चला जाता, ऐसे इनफाइनाइट चला जाता, लेकिन ये फाइनाइट है तो लिमिटेड है। तो वाई इंड इस पॉइंट P पर जो एंगल बना रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ये φ2 एंगल क्रिएट कर रहा है, और जो एक्स इंड है वो P पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो φ1 है। तो φ1 ये इंड क्रिएट कर रहा है एंगल इस वाले स्ट्रेट लाइन से, और ये इससे φ2 एंगल क्रिएट कर रहा है। बट जो हमने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से P पॉइंट पर कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, वो φ एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगल हमने बता दिया, लेकिन ये डेल एल इस P से डिस्टेंस कितने पर है, वो वेक्टर r डिस्टेंस पर है, यानी कि पोजीशन ऑफ द करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से इसका जो पोजीशन है वो वेक्टर r है। वेक्टर r इसलिए है बेटा क्योंकि ये डेल एल चेंज होता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि पोजीशन ऑफ द डेल एल चेंज होता रहता है, इसलिए ये एक वेक्टर एलिमेंट से यहां पर शो किया गया है। आगे क्या होगा बेटा, बायो-सावर्ट लॉ अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो बायो-सावर्ट लॉ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक्चुअल में बेटा हम अगर यहां पर मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और dl r, या आप ऐसे लिख सकते हैं dl क्रॉस r और अपान r क्यूब। और जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली ये फार्मूला आ जाएगा आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा आर स्क्वायर। अब आप देखें बेटा कि ये साइन थीटा क्या है, ये एंगल है, ये थीटा है, ये अगर एंगल बेटा थीटा है तो फाई इक्वल टू ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये फाई है, ये थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आप थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस फाई। देख लो आप थीटा की वैल्यू, देखो ये एंगल फाई, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब 90 माइनस फाइव, यहां पर साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव, और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी, इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी में थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव अपान साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहां पर रखेंगे बेटा तो साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा। अब बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की प्लेस पर हमने ये वैल्यू रख दी 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव हो गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा ये कितना हो जाएगा कॉस फाइव, यहां से ये कॉस फाइव हो जाएगा। अब आप इस बायो-सावर्ट लॉ में साइन थीटा की प्लेस पर कॉस फाइव आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी देखें कि अगर हम देखें बेटा यहां से कॉस फाइव इज इक्वल टू, कॉस फाइव इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा बेटा ए है, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, मेरा बेटा आर है, और यहां से r इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करें तो a अपान कॉस फाइव आ जाएगा, और r इज इक्वल टू a सेक फाइव आ जाएगा, a सेक फाइव, r की वैल्यू कितनी आ गई a सेक फाइव। अब इस फार्मूले में मुझे r की जगह पर ये a सेक फाइव भी प्लेस कर सकते हैं, और इसी में एक रेशियो और कैलकुलेट कर लें बेटा, tan थीटा, tan फाइव की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें tan फाइव, तो tan फाइव बेटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अगर ये फाइव है तो ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, नहीं समझ में आया, देखिए बेटा ये फाइव tan फाइव, तो tan फाइव इसके सामने की भुजा जो आर्म्स होते हैं, एंगल के सामने का आर्म्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो tan का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब L अपान बेस होता है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये PQ, और PQ हमारा कितना है A है, तो यहां से L इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा,
L इक्वल टू A tan phi। On integrating both sides of above equation, इस above equation का हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट करते हैं तो dl इज इक्वल टू a, और tan का बेटा क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, सेक स्क्वायर फाई एंड डी फाई। अब बेटा हमारे पास डेल एल की वैल्यू मिल गई है हमें, आर की वैल्यू भी मिल गई है हमें, और साइन थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई है। इन तीनों वैल्यू को उठाओ और बायो-सावर्ट के लॉ में आप प्लेस करोगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई को वैसे रखोगे और डेल एल की प्लेस पर बेटा ये वैल्यू आप प्लेस करोगे, ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई अपान, ये डी फाई है बेटा, आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे आप, ए सेक फाई, और इसका होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर करना होगा। साइन थीटा की जगह पर आपने कॉस फाई रख ही दिया है, नहीं रखा है अभी, ठीक। साइन थीटा की जगह पर देखिए बेटा, साइन थीटा की जगह पर कॉस फाई, एक बार वैल्यू को आप चेक कर लो, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई और यहां पर बेटा आई। आप देखो डेल एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अभी देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट हो गया है बेटा, कॉस फाई। फिर आपका आ गया आर स्क्वायर, आर की जगह पर ए सेक फाई, यहां पर ए सेक फाई, और इसका बेटा होल स्क्वायर है, देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की करेंगे, यहां पर यह आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको कैलकुलेट जो करना है कीजिए बेटा, क्या होगा यहां पर ए, और यहां से बेटा देखिए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, और यहां पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए सेक स्क्वायर फाई। अब आप देखिए सेक स्क्वायर फाई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और एक ए से एक ए भी कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है बेटा हमें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू यहां देखिए बेटा ये डी फाई बचेगा, डी फाई, इससे पहले कॉस फाई लिख लेते हैं, कॉस फाई और डी फाई अपान केवल ए बच रहा है। और यहां से आपको एक जनरल स्टेटमेंट देना होगा, वो जनरल स्टेटमेंट यह है बेटा कि इस एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से, डेल एल एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट से आर पोजीशन पर है, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया। तो अगर हम देखें कि इस वायर को हमने डेल एल इन्फिनिटी पीसेस में डिवाइड कर दिया है, तो अगले डेल एल के लिए जितना भी डेल एल हमने डिवाइड किया है सब के लिए, यानी कि कंप्लीट वायर एक्स वाई के लिए पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कंप्लीट वायर एक्स वाई की वजह से, कि ड्यू टू द कंप्लीट वायर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो ये वायर है, या एक्स वाई जो वायर है, इसकी वजह से पी पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो कैसे आएगी, वो इसी इक्वेशन को, डेल एल की वजह से है ना ये, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वायर आ जाएगा। तो ये दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से है ये एट द पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एक्स वाई वायर की वजह से पी पॉइंट पर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो ऑन इंटीग्रेटिंग -φ1 टू φ2 और dB, ये आपका इक्वेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए बेटा कि यहां पर x से हम धीरे धीरे आ रहे हैं q की ओर, तो हमें q से x का जो एंगल है वो कितना है, ये पूरा एंगल φ1 है, तो हमने
यहां से कोऑर्डिनेट लगाया हमने, कोऑर्डिनेट से ये बिलो, यानी कि इसमें इस वाले बिलो में हम माइनस सिंबल यूज करेंगे तो माइनस फाइव वन हो गया, और इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव तो फाइव टू हो गया। और इस डेल एल वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके ही टोटल वायर का आने वाला है, तो डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और A यहीं पर आ जाएगा बेटा, और I भी आ जाएगा। केवल आपका इंटीग्रेशन कितने का होगा, cos फाई एंड डी फाई माइनस यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, cos फाई डी फाई, और यहां पर माइनस फाई वन होगा, और यहां पर प्लस फाई टू होगा। तो ये माइनस फाई वन, ये प्लस फाई टू है, और इस cos फाई का इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन cos फाई का होगा बेटा साइन फाई। तो मैं यहां पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, और मैं यहां पर कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में यहां पर जो फार्मूला मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू, देखिए बेटा cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन फाई होता है, साइन हो जाएगा, और लिमिट फाई वन से फाई टू तक हमें लिमिट अप्लाई करना है। और B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और लिमिट पहले अपर अप्लाई होता है, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले साइन फाई टू हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस सिंबल लगाकर, ये फाई वन हो जाएगा। अब आपको याद रहे कि ये ऑलमोस्ट माइनस है, तो इस वाले सिंबल को ये प्लस कर देगा, और आपको जो फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट 4 पाई I बाई ए, और मिलेगा जो बेटा वो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द होल वायर। ठीक है, इस होल वायर का एट द पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिल रहा है बेटा आपको। बेटा ये B जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये टोटल वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला। इट मीन्स दिस फार्मूला या दिस इक्वेशन इज गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर इन द टर्म ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये P जो है हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आया हुआ है, वही यहां पर लिखा हुआ है, इन द टर्म ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एंड ऑफ द वायर। एंड ऑफ द वायर जो है जितना एंगल ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर क्रिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा बेटा वो इतना होगा। अब इसमें कई स्पेशल केस भी लगते हैं बेटा। वो स्पेशल केस ये है कि ये वायर इनफाइनाइट हो, अभी तक तो फाइनाइट था, इनफाइनाइट हो, या हम इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, लेकिन वो वायर इस किसी वायर के दोनों एंड में से किसी एक एंड के बिल्कुल इन फ्रंट हो, या कई तरीके से हम यहां पर एक स्पेशल केस लगाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए बेटा, और मैं इधर आपको इसका नोट पॉइंट बताता हूं। जैसे बेटा फर्स्ट केस ये है, सपोज कर लेते हैं केस फर्स्ट, ये सपोज करते हैं कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। अगर आप देखो बेटा इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो इसके दोनों एंड इनफाइनाइट को जाएंगे, दोनों एंड इनफाइनाइट को जाएंगे, और इस वायर के अक्रॉस कोई भी आप, इस वायर के इन फ्रंट आप कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले, सपोज कर लेते हैं यहां पर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया। अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, तो आप इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को आप ऐसे मिलाइए आप, तो आप देखेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा,
और इतना कम टिल्टेड है ये दोनों लाइन, ये इतना कम टिल्टेड है कि ये इन्फिनिटी पर जाके जब मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो फाई 1 है, ये जो फाई 1 है ये 90 डिग्री है, और ये जो फाई 2 है ये भी इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, ये भी इससे फाई 2 जो है ये भी 90 डिग्री पर है। नहीं समझ में आया? चलिए फीलिंग देते हैं इसकी। एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है बेटा, एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये इन्फिनिटी पर ही जाके मिलेगा, ये इन्फिनिटी पर ही जाके मिलेगा, कहीं पर इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगे इससे, और ये इससे कितना एंगल बनाएगा फाई 1। अब जब ये जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा बेटा तो ये कैसा लगेगा आपको? अप्रॉक्सीमेटली ये इस वाले से जो ऐसे ये चलता रहेगा, ये लगभग 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री, और ये फाई 2 भी इससे 90 डिग्री ही बनाएगा। अब आप जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसमें आप जब सॉल्व करेंगे, इस 90 डिग्री की वैल्यू इसमें रखकर सॉल्व करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 प्लस साइन 90 जब आप प्लेस करेंगे वैल्यू को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू भी 1। तो यहां से B इक्वल टू कितना मिला बेसिकली आपको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू 2, और ये 2 से ये 2 4 कैंसिल होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I और 2 पाई A, ये आपको फार्मूला मिलेगा। तो ये इसका ये फार्मूला मिला कब? जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। कब का है ये? when current carrying conductor of length of infinite length, infinitely length, तो अगर ऐसा लेंथ होगा इसका तो ये फार्मूला मिलेगा बेटा आपको। केस सेकंड बेटा, फॉर एन इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, हमने फर्स्ट केस देखा कि इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर था, तो फार्मूला जो मिला मैग्नेटिक फील्ड का वो दोनों फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री का होगा। और यहां पर उसी से रिलेटिव केस है कि फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, यहां पर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में हमने जो रेशियो देखा, वो जो हमें फार्मूला मिला था, फार्मूला क्या मिला बेटा कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I बाई ए। तो ये फार्मूला हमें मिला इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए बेटा बेसिकली। अब आप देखो यहां पर कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो बायो-सावर्ट लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इन द बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बट यहां पर क्या आपको मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, और यहां पर जो बायो-सावर्ट का लॉ था वहां पर इस ए का स्क्वायर आ रहा था। तो इस सिचुएशन में अगर हम B और A के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम y एक्सिस पर लें और डिस्टेंस को हम x एक्सिस पर लें और दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा जहां पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस A, और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो शेप है वो ये इंडिकेट करता है बेटा कि द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसी सीरीज में जो ये हेडिंग है, इसकी रेफरेंस में जो थर्ड केस है, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज द इनफाइनाइटली, कंडक्टर की लेंथ अभी भी इनफाइनाइटली ही रख रहे हैं हम लोग,
इनफाइनाइटली लॉन्ग बट द पॉइंट P लाइज द नियर, P पॉइंट जो है लाइज द नियर द एंड X और Y। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बेटा, वहां पर Y और X वायर का लेंथ था, तो हम P पॉइंट जो यहां पर ले रहे थे वो P पॉइंट यहां ना ले बेटा, हम या तो यहां ले लेंगे P पॉइंट, और या तो आप यहां पर ले लीजिए P पॉइंट। तो बेसिकली हमने क्या किया कि P पॉइंट को हमें थर्ड केस में कहां लेना है, यहां पर ले लिया हमने, X एंड पर लेकर हम बता रहे हैं आपको, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा एकदम एंड पर X एंड पर आ गया P, और ये डिस्टेंस A है। अब बेटा जब X पॉइंट पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया तो यहां पर φ1 कितना हो गया, φ1 कैसा एंगल था बेटा, ये φ1 यही तो φ1 था। अब ये φ1 ऐसे था, ऐसे धीरे धीरे करके यहां आ गया, देखिए φ1 धीरे धीरे करके यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आ गया, φ1 इस वाले पॉइंट पर आ गया। इट मीन्स φ1 की वैल्यू कैसे हो गई, क्या हो गई, 0, तो φ1 की वैल्यू 0 हो गई। अब बेटा आपका बचा ये वाला एंगल φ2, तो φ2 अब ये इतना इनफाइनाइटली लेंथ का है, अगर ये इनफाइनाइटली लेंथ का है तो φ2 लगभग बेटा कैसा हो जाएगा, ये φ2 लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा, तो लगभग ये φ2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो एंगल लेते हैं, इससे ये एंगल, तो ये लगभग आपका अप्रॉक्सीमेटली 90 हो जाएगा। इट मीन्स φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। जब बेटा φ2 की डिग्री, φ2 एंगल जब हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, यहां पर ये φ2 90 डिग्री का, इस कंडीशन में हमारा जो φ2 90 डिग्री का हो जाएगा बेटा, ये φ2 90 डिग्री का, और φ1 जो है हमारा 0 डिग्री का। यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बायो-सावर्ट लॉ, सॉरी वो जो स्ट्रेट लाइन का जो ये फार्मूला आया था, b इक्वल टू μ0/4πi/a, तो साइन 0 रखेंगे φ1 की प्लेस पर और साइन φ2 की प्लेस पर 90 डिग्री रखेंगे। सॉल्व होकर बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 है, तो μ0/4πi/a इंटू 1। तो आपने यहां पर आपको ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट केस आया था, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड आया था बेटा, आपको याद दिलवा दें, μ0/2πi/a। अब आप सोचो इनफाइनाइटली लेंथ के लिए जब आपने कैलकुलेट किया था किसी बीच के किसी पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आया, लेकिन एंड पर आपने कैलकुलेट किया तो आपको दिख रहा होगा कि जस्ट हाफ आया मैग्नेटिक फील्ड बेटा। देखिए इसका अगर हम इसे कैलकुलेट, इसको लिखना चाहें तो 1/2 इंटू μ0/2πi/a। तो आप देखिए कि इसका जस्ट फर्स्ट केस क्या था, डबल था, या कह सकते फर्स्ट केस का ये क्या है, जस्ट हाफ है। यहां पर देखें, यहां इस इक्वेशन से क्या क्लियर है, क्लियरली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंड द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स वन एंड इज जस्ट हाफ ऑफ दैट एट एनी पॉइंट नियर इट्स द मिडिल के किसी पॉइंट का जस्ट हाफ आता है जब हम किसी एंड के इन फ्रंट ए डिस्टेंस पर हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट हाफ आता है वो। तो वहीं पर यहाँ वही कंक्लूजन लिखा गया है बेटा कि हाफ ऑफ दैट द एनी पॉइंट नियर इट्स मिडिल प्रोवाइडेड द टू पॉइंट्स आर एट द सेम परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। तो ये आपका थर्ड केस का ऑब्जर्वेशन था बेटा। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा इस हेडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट साइज। इफ द कंडक्टर इज अ फाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर बेटा फाइनाइट लेंथ का है और जिसकी लेंथ टोटल एल है, लेंथ कितनी है टोटल, एल है, एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, और जो पी पॉइंट है वो इस वायर से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हो, लेकिन वो कहां से परपेंडिकुलर हो, एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर के बिल्कुल मिड पॉइंट से। इट मीन्स ये जो क्यू पॉइंट है इस वायर को बिल्कुल दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देगा। अगर इस वायर की टोटल लेंथ बेटा एल है तो ये दो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेगा तो अपर हाफ L/2 लेंथ का हो जाएगा और लोअर हाफ
L/2 लेंथ का हो जाएगा। और ये वायर बेटा फाइनाइट लेंथ का है। अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो यहां पर फाई 1 जो ये है फाई 1 और ये जो है फाई 2, ये दोनों बेटा इक्वल हो जाएंगे। भाई देखिए ये लेंथ, ये एल लेंथ का है और दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। इट मीन्स ये भी एंगल फाई है और ये भी एंगल फाई है। फाई 1 एंड फाई 2 बोथ आर एंगल फाई। एंड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा तो साइन फाई इक्वल टू ये राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और साइन फाई इक्वल टू ये भी फाई हो गया बेटा और ये भी फाई हो गया। तो साइन फाई इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये यहां से आर है, ये डिस्टेंस आर है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा L/2 है और ये डिस्टेंस आर है। और इस राइट ट्रायंगल से आप अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगा a² अपॉन L²/4 विथ रूट, ये आ जाएगा। और आगे इसी को सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा यहां से 4a² प्लस L² रूट में और बाई 2। तो यहां से बेटा साइन फाई इज इक्वल टू आप वैल्यू रख सकते हो L/2 अपान और R की जगह पर बेटा 4a² और प्लस L² और बाई 2। ये बाई 2 से ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन फाई इक्वल टू आपको मिलेगा L अपान रूट 4a² प्लस L²। तो ये साइन फाई की वैल्यू है। अब यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वो ये मिलता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I/a और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला मिलता है बेटा। आप इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I/a और साइन फाई 1 भी फाई है और फाई 2 भी देखिए बेटा फाई है। तो फाई 1 की जगह पर भी साइन फाई की यही वैल्यू प्लेस्ड होगी और क्या आएगा L अपान रूट 4a² और प्लस L² और प्लस इसकी जगह पर भी वही रहेगा L अपान रूट 4a² और प्लस L²। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके आप क्या लेकर आएंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई I/a 2l ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2l अपान अंडर रूट 4a² प्लस L²। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर इस टोटल फाइनाइट लेंथ के लिए जो बाइसेक्टर है, जो L/2 जो दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड है, इस पूरे के लिए P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो ये आ जाएगा बेटा। तो ये आपका सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी वो केस था जो इस तरीके से सॉल्व हुआ कि किसी फाइनाइट लेंथ के वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद मिडिल पॉइंट से एक ऑब्जर्वेशन A डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, तो इस टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। इसका लास्ट केस क्या है बेटा कि सपोज कर लेते हैं कि एक वायर इनफाइनाइटली है लेंथ का है और इनफाइनाइटली लेंथ का वायर है, इसके रेफरेंस में हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो मिलना चाहिए वो बेसिकली जो ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई I/a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यहां पर थीटा हमें मिले। तो थीटा के रेफरेंस में देखिए ये फार्मूला क्या होता है, ये देखते हैं। वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। फाइनाइट लेंथ का है, ये θ1 है बेटा, ये एंगल, ये φ1 है, ये φ2 है और ये θ2 है। आपको एक फार्मूला सॉल्व करने में मिला होगा बेटा θ इक्वल टू 90 माइनस φ1। तो वहां से आप ये देख लीजिए 90 को यहां रखिए, θ को इधर ले आइए और φ1 को इधर ले आएंगे तो ये φ1 की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स φ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ, ये है θ, इसको θ1 नाम दे दिया गया। तो यहां पर φ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1। लेकिन θ2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखिए ये φ2 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस φ2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव टू हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 90 माइनस फाइव टू है। थीटा टू कितना हो जाएगा, तो देखिए बेटा 180 इज इक्वल टू थीटा टू प्लस 90 माइनस फाइव टू। देखिए बेटा ये टोटल ये लाइन 180 का हो गया, ये थीटा टू है और ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस फाइव टू है। इसको और इसको ऐड करेंगे 180 मिलना चाहिए, तो 180 इज इक्वल टू थीटा टू और 90 माइनस फाइव टू। यहां से 180 इज इक्वल टू थीटा टू प्लस 90 माइनस फाइव टू। फाइव टू को इधर ले आओ आप और 180 को इधर ले जाओ आप, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में 90 है और प्लस थीटा टू। बेटा फाइव टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो थीटा टू माइनस 90 हो जाएगा। बेटा आपको यहां क्या मिल गया, थीटा टू इज इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा टू बोल रहे हैं, फाइव टू इक्वल टू ये जो फाइव टू है, ये फाइव टू क्या मिला आपको, थीटा टू माइनस 90। आपको एक जनरल फार्मूला मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का, V इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। यही फार्मूला आपको बेटा मालूम है। यहां पर फाइव वन की जगह पर आप ये वैल्यू प्लेस कीजिए, ये वैल्यू फाइव वन की जगह पर ये वैल्यू, और फाइव टू की जगह पर आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो V इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए, वैल्यू रखेंगे साइन फाइव वन की जगह पर बेटा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा वन और प्लस साइन, और फाइव टू की जगह पर क्या रखना है बेटा, थीटा टू माइनस 90। म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए और साइन 90 माइनस थीटा बेटा हो जाएगा कॉस थीटा वन, और यहां से साइन थीटा टू माइनस 90 का मतलब हो जाएगा माइनस कॉस थीटा टू। अब आपने देखा कि इनफाइनाइटली लेंथ के वायर की वजह से अगर हम देखें कि थीटा के फॉर्म में फार्मूला क्या आएगा, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। दिस इज द ओवरऑल knowledge of magnetic field due to the state current carrying conductor है बेटा ये कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट साइज। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ द बायो सेवर्ट में मिलेंगे, और वो लेक्चर और भी ब्रॉड होने वाला है। आपको धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के एक एक चीज के बारे में ऐसा पता चल रहा है, और आपको ये लग भी रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज से ही एसोसिएट है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हम चार्ज फ्री चार्ज के मूव करने की वजह से ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं बेटा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।